स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी बोर्ड में 10th का नेक्स्ट एग्जाम साइंस का है एंड साइंस काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आती है, ऊपर से जाती है क्योंकि साइंस में आपके 3 मेन सब्जेक्ट कवर होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अभी तो आप 10th में हो तो तीनों ही सब्जेक्ट आपको एक ही बुक में दिए गए हैं, पर आगे आप जब स्ट्रीम चूज़ करोगे, अगर आप साइंस बैकग्राउंड में आते हो, तो ये तीनों सब्जेक्ट अपने आप में काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं। तीनों की डिफरेंट बुक होती है, तीनों ही एज़ अ मेन सब्जेक्ट एमपी बोर्ड आपको प्रोवाइड करता है। वो सब तो अपन आगे देखेंगे, पर अभी तो हमें 10th का पेपर देना है साइंस का, तो इसमें तीनों सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एंड आपको पता है कुछ बच्चे केमिस्ट्री में अच्छे होते हैं, कुछ फिजिक्स में अच्छे होते हैं, किसी को बायो पसंद होती है, वो उसी के अकॉर्डिंग आगे स्ट्रीम चूज़ करते हैं। बट अभी तो आपको तीनों ही पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि अभी के पेपर में तो तीनों ही सब्जेक्ट यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। एंड मैं आपको बता दूँ, अगर आप 10th की साइंस पढ़ रहे हो, उसमें 3 बेसिक सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हो, तो इनको आप जब आगे पढ़ोगे, तो अभी की जो 10th की साइंस है वो आप सोचोगे कि ये तो कुछ भी नहीं थी। क्योंकि आगे जो आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आएगी वो काफ़ी ज़्यादा टफ होती है, काफ़ी ज़्यादा एडवांस होती है। तो ये तो कुछ भी नहीं है ऐसा मान के इसको पढ़िए। बट फिर भी हमें साइंस कैसे पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, तो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊँगा। क्योंकि इस वीडियो में अपन साइंस के आखिरी दिन की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। नहीं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन की ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपको यहाँ पर देता रहूंगा। अब देखिए साइंस के एग्जाम की बात करें तो इसका पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट ही कॉन्सेप्ट बेस होता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं तो आप बड़े ही आराम से साइंस का पेपर कर दोगे, फिर चाहे वो टफ आए या फिर ईजी आए। पर सारे बच्चे इतने डीप स्टडी नहीं कर पाते हैं, कुछ होते हैं जो टॉपर्स होते हैं वो पूरा पढ़ते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एवरेज सी स्टडी करते हैं, ऊपर-ऊपर का सिलेबस पढ़ते हैं। तो उनको मैं यहाँ पर आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप इनको पढ़ के भी जाओगे, तो अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो बड़े ही आराम से आप 70 के ऊपर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। साइंस का पेपर जितना आप टफ समझते हो उतना आता नहीं है, क्योंकि आपकी जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि जब आप आगे साइंस स्ट्रीम चूज़ करोगे, तो उसमें तीनों ही सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा एडवांस आते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। पर अभी 10th में आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको साइंस पसंद हो। कुछ बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम में भी जाते हैं, बाकी आप कौन-सी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। पर अभी मेन दिक्कत है साइंस के पेपर में, तो फर्स्ट मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता ही होगा, एनसीईआरटी बुक आपके पास होगी ही, बिना एनसीईआरटी के आप साइंस पढ़ ही नहीं सकते हो। तो देखिए एनसीईआरटी बुक में आपके 11 चैप्टर दिए गए हैं, इसमें से कुछ चैप्टर आपके स्टार्टिंग के केमिस्ट्री के हैं, बीच में आपकी फिजिक्स आ जाती है, उसके बाद आपकी बायो आ जाती है। एंड बायो का जो पार्ट है वो सबसे ज़्यादा ईज़ी पार्ट है। बाकी आपको दिक्कत केमिस्ट्री में हो सकती है, फिजिक्स में हो सकती है, पर 10th की बायो में आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो सकती है। तो देखिए तीनों में ही आपको कुछ-कुछ चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना है। अपन स्टार्टिंग करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में आपके जो फॉर्मूले हैं वैसे तो आपने नए-नए देखे होंगे, फर्स्ट टाइम देखे होंगे, क्योंकि साइंस अभी तक आपने ऐसी कभी पढ़ी नहीं होगी। तो इसमें मैक्सिमम पार्ट वैसे तो थ्योरी है, पर यहाँ पर कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, कुछ रिएक्शन भी होती है। जैसे कि सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गई या फिर पीओपी वगैरह हो गया, इन सभी के फॉर्मूले आपको बताए गए होंगे। तो केमिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर्मूले पर, क्योंकि फॉर्मूले के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स काटे जाते हैं। तो जब आप रिवीजन करने बैठे तो फॉर्मूले और रिएक्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाकी मैक्सिमम पार्ट तो आपकी थ्योरी है, जैसे कि आपके रदरफोर्ड मॉडल हो गए, थॉमसन हो गए। तो ये सारी चीज़ें अगर आपने एक बार हिंदी में समझ रखी हैं, तब भी आप इनको अपने ओन वर्ड्स में कर सकते हो, यानी कि अपने मन से आंसर बना के कर सकते हो। पर आपके जो रिएक्शन है, जो आपके फॉर्मूले है, वो सही होने चाहिए। अपन बात करते हैं फिजिक्स की। अब देखिए फिजिक्स में क्या होता है, ज़्यादातर आपका जो मिरर्स वगैरह हैं उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगर आने होते हैं तो। एंड न्यूमेरिकल्स आते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी आते हैं, आप मानेंगे नहीं। ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जिनमें कि अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले यूज़ करोगे, सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रहेंगी, आपको बस ये सारी चीज़ें फॉर्मूले में पुट करनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको जो फॉर्मूले हैं मेन-मेन उनको याद करके जाना है। अगर आप एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो चैप्टर के एंड में देखिएगा पूरे चैप्टर की आपको समरी दी जाती है, उसमें आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी दिए जाते हैं, तो उनको आपको खासकर याद करके जाना है। बाकी थ्योरी पोर्शन मैं कवर नहीं कर रहा हूँ। थ्योरी पोर्शन अगर आपने समझ रखा है तो आप अपने ओन वर्ड्स में यानी कि मन से बना के कर सकते हो, ये तो मैं आपको सारी वीडियो में बताता ही हूँ। अपन नेक्स्ट बात करते हैं बायो की। तो बायो में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है डायग्राम्स पर और डिफरेंसेस पर। आपको पता ही है बायो में सबसे ज़्यादा डायग्राम आपसे पूछे जाते हैं, एंड जो डिफरेंसेस हैं आपके, जैसे किसी भी 2 टॉपिक आपको दे दिए जाएँगे, उनमें कहा जाएगा कि डिफरेंस बता। तो जो इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं उनको पढ़ के ज़रूर से जाइएगा। एंड थ्योरी में सेम ही है, आप अपने मन से आंसर बना के कर सकते हो। तो ये मैंने आपको कुछ मेन-मेन पॉइंट्स बता दिए हैं कि आपको बायो में किन बातों का ध्यान रखना है, फिजिक्स में किन बातों का ध्यान रखना है, एंड केमिस्ट्री में किन बातों का ध्यान रखना है। अब काफ़ी बच्चे ये कहते हैं कि आपने ये तो बता दिया कि पढ़ना क्या-क्या है, पर अगर आप हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते तो हमारी और अच्छी तैयारी हो जाती। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, या फिर मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूँगा। वहाँ पर मैं आपको कुछ पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा, सभी पीडीएफ को आप देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में भी दे दूँगा, इंग्लिश मीडियम में भी दे दूँगा।
कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, अगर आपने एनसीईआरटी कवर नहीं कर रखी है। अब देखिए एनसीईआरटी अगर आपने कवर की है तो काफ़ी अच्छी बात है, बट काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी कवर नहीं कर पाते हैं, एंड में पढ़ाई शुरू करते हैं। तो एनसीईआरटी जिनने कवर कर रखी है उनको मैं ये कह दूँ कि आपके जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं एंड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आप ज़रूर से पढ़ के जाइएगा। मैक्सिमम पेपर आपका वहीं से पूछा जाएगा। बट जिन बच्चों ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो उनको मैं कहूँगा कि या तो आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए या फिर मैं आपको कुछ और ऑप्शन बता देता हूँ। अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी तो आपके आराम से 70 के ऊपर नंबर आ जाएँगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट सोर्स की बात करें तो वो है गवर्नमेंट स्कूल्स के पेपर। अब देखिए सभी बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से तो होते नहीं है, मैक्सिमम बच्चे प्राइवेट स्कूल से ही होते हैं। बट जो गवर्नमेंट स्कूल में त्रैमासिक के पेपर होते हैं, अर्धवार्षिक के पेपर होते हैं एंड जो प्री बोर्ड के पेपर आते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पेपर आएगा वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आएगा। ये कई बार देखा गया है एमपी बोर्ड में। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है साइंस में तो आप इन तीनों तरह के पेपर को कर सकते हैं। ये सारे मैं आपको वेबसाइट पे अपडेट कर दूँगा, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। एंड जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है तो उनको भी ये एक बार देख के ज़रूर से जाना चाहिए। अपन नेक्स्ट सोर्स की बात करें तो वो है केशव के सैंपल पेपर्स। इसका पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम पर दिया था। एंड अगर ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो जो केशव के सैंपल पेपर से अभी तक के आपके जो भी पेपर हुए हैं, देखा गया है कि केशव के सैंपल पेपर से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, परीक्षा अध्ययन का भी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास केशव के सैंपल पेपर्स हैं तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी खासकर आपको यहाँ से करनी चाहिए। या फिर आपके पास जीपीएच के क्वेश्चन बैंक भी है, इसका पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है। अगर आप इनसे ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव इसमें से आने के चांसेस होते हैं। या फिर आपके पास परीक्षा बोर्ड या परीक्षा अध्ययन है तो उससे भी आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको आए हुए क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, तो वो रिपीट भी आगे हो सकते हैं। एंड अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको सभी टाइप के ऑब्जेक्टिव दिए रहते हैं, तो बोर्ड अध्ययन से भी आपकी ऑब्जेक्टिव की तैयारी हो जाएगी। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सोर्स आता है जो कि है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। अब देखिए साइंस का पेपर जो बन रहा है वो 2019 से चेंज हुआ है, यानी कि 2019 से आपकी एनसीईआरटी आई थी, तो 2019 से 2023 तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर से देख के जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो दोबारा से भी आ सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि पढ़ना कैसे है और कहाँ से। अब अपन बात करते हैं कि एग्जाम में किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, खासकर साइंस के पेपर में। देखिए साइंस में मैंने आपको बताया कि डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर बायो के पार्ट से डायग्राम काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं बनाना है। एंड जो भी डायग्राम आप बना रहे हो उसका नीचे नेम मेंशन करके ज़रूर से आइएगा, ताकि डायग्राम के जो भी पार्ट्स हैं उनको भी शो करके आइएगा। इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप सिर्फ डायग्राम बना के आ जाओगे, उसके पार्ट शो नहीं करोगे, उसका नाम नीचे मेंशन करके नहीं आओगे, तो ऐसे में आपको आधे से भी कम नंबर दिए जाएँगे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी डिफरेंसेस की बात अपन कर रहे थे जो कि बायो में ही सबसे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पर आपको पार्टीशन करके डिफरेंस करना है, आपको पैराग्राफ में कभी भी डिफरेंस नहीं बताना है। पढ़ा आपने पैराग्राफ के फॉर्म में हो, पर उसको पॉइंट में पार्टीशन में ही शो करना है, क्योंकि डिफरेंस का मीनिंग यही होता है कि अंतर बताइए एंड अंतर पार्टीशन करके बताया जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी फिजिक्स में आपके जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आएँगे, उसका जो भी रफ वर्क आप करोगे, वो या तो पेंसिल से करके आप मिटा दीजिएगा या फिर उसको कॉपी के पीछे के पेज पे करना है एंड आखिरी में उसको काट के आना है, जिससे कि आपके अंदर की जो कॉपी रहेगी वो साफ-सुथरी रहेगी, ज़्यादा काटा-पीटी नहीं होगी। यहाँ पर अगर केमिस्ट्री की बात करें, तो जो फॉर्मूले वगैरह होते हैं उसमें आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी है कि कोई फॉर्मूला आपका मिस्टेक हो गया तो वहीं के वहीं आप उसको सही कर रहे हो। पूरा काट के उसको नीचे दोबारा से मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूले में छोटी-छोटी मिस्टेक ऐसी होती हैं जैसे कि आप कहीं पर बॉन्ड भी बना रहे हो, वो अगर ऊपर-नीचे हो गए तो पूरा फॉर्मूला आपका रॉन्ग हो जाता है। एंड केमिस्ट्री में खासकर यही चीज़ें देखी जाती हैं कि आपका फॉर्मूला सही है या फिर नहीं है, आपकी रिएक्शन सही है या फिर नहीं है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, आपको पेपर में टाइम मैनेज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि साइंस का पेपर थोड़ा-सा बड़ा आ सकता है, क्योंकि इसमें आपके डायग्राम होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं या फिर आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर अगर छोटी-मोटी मिस्टेक हो जाती है तो काफ़ी सारा टाइम खराब हो जाता है। तो स्टार्टिंग से ही आप टाइम मैनेज करके रखिएगा। बाकी पेजेस वगैरह कहीं पर भी वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर बड़ा पेपर आ गया तो आपको कॉपी कम भी पड़ सकती है। डायग्राम वगैरह ज़रूरत से ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, कॉपी रिप्रेजेंटेशन का खासकर ध्यान रखिएगा। जो हेडिंग्स वगैरह हैं या फिर जो क्वेश्चन आपने मेंशन किए हैं उनको हाइलाइट करके ज़रूर से आइएगा। तो इन कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी साइंस का पेपर काफ़ी ईज़ी आएगा, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फ्री माइंड से एग्ज़ाम दे के आइएगा। बाकी अपन रिव्यू में देखते हैं कि बच्चों के कैसे क्या फीडबैक आते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।